नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जी के अब में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। आपको पता है कि मैंने पिछले 2 क्लास से आपको राजस्थान की बावड़ियों के बारे में बता दी है। ट्रिक के माध्यम से हमने राजस्थान में जो बावड़ियों में डाक टिकट जारी हो चुकी है उन बावड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो बूंदी की जो प्रसिद्ध बावड़ियां थी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं वो है हमारी बूंदी के अंदर, तो जो बूंदी की जो बावड़ियां थी उनकी भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बावड़ियों की ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया है। आज हम बावड़ियों का पूरा निपटारा पढ़ेंगे। आज हम राजस्थान की जितनी भी बावड़ी है, महत्वपूर्ण बावड़ी है, वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए चलिए साथियों, सबसे पहले हमारी बावड़ी कौन सी रहने वाली है। आज की जो हमारी जो फर्स्ट बावड़ी है वो बावड़ी है हमारी आबानेरी की चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। लिखो यहाँ पे चांद बावड़ी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आबानेरी दोसा। आबानेरी ये कहां पे पड़ती है? दोसा में। ठीक है। कल की जो ट्रिक थी वो मैंने यहाँ पे अब्बा की जगह लिखा था अभा। क्या लिखा था? अभा। तो ये जो मैंने वे अब्बा है वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, इसका जो सही नाम है आबानेरी है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखिए आबानेरी की जो चांद बावड़ी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो बावड़ी है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। इस बावड़ी को राजस्थान में तिसपिल्ला बावड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बुलबुलिया बावड़ी कौन सी है? आबानेरी की चांद बावड़ी। राजस्थान की डरावनी बावड़ी कौन सी है? आबानेरी की बावड़ी। और राजस्थान में अंधेरे दरवाजे के लिए कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? तो आबानेरी की चांद बावड़ी। और आबानेरी की चांद बावड़ी की क्या खास बात है? आबानेरी की जो चांद बावड़ी है ये मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए जानी जाती है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी है? आबानेरी की चांद बावड़ी। तो देखिए हम पढ़े आबानेरी के बारे में। सबसे पहले तो आप लिखो राजस्थान की तिसमिल्ला बावड़ी। राजस्थान की तिसमिल्ला बावड़ी। तिसमिल्ला बावड़ी। तिसमिल्ला का मतलब होता है डरावनी। तिसमिल्ला का मतलब क्या होता है? डरावनी। आपको पूछ राजस्थान का तिसमिल्ला दुर्ग कौन सा है, तो वो आपका हो गया तारागढ़ बूंदी वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखो राजस्थान की बुलबुलिया वाली बावड़ी। राजस्थान की बुलबुलिया बावड़ी। बुलबुलिया बावड़ी। ठीक है सर, हो गया। अगला देखो बुलबुलिया बावड़ी राजस्थान में अंधेरे दरवाजे के लिए कौन सी प्रसिद्ध बावड़ी है? वो है ये बावड़ी। तो लिखो अंधेरे दरवाजे के लिए प्रसिद्ध बावड़ी। अंधेरे दरवाजे हेतु प्रसिद्ध। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी है जो अंधेरे दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या होगा? तिसमिल्ला, ये चांद बावड़ी दोसा। अगला देखो राजस्थान में मंदिरों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? राजस्थान में मंदिरों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी। तो लिखो यहाँ पे राजस्थान में मंदिरों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी। प्रसिद्ध बावड़ी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी है जो मंदिरों के लिए जानी जाती है। राजस्थान की कौन सी बावड़ी है जो मंदिरों के लिए जानी जाती है, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सी बावड़ी होगी? आपकी आबानेरी की चांद बावड़ी। अगला देखो, अगला इसके बारे में क्या क्वेश्चन है कि जो आबानेरी का जो मंदिर है, दौसा के अंदर एक मंदिर है हर्षद माता का। दौसा के अंदर एक मंदिर है जो मैंने पिछली क्लास में अभी आपको बताया था, हर्षद माता का मंदिर। वो भी मंदिर इस बावड़ी के किनारे है। तो आप लिखो हर्षद माता का मंदिर। या लिखो आप हर्षद माता के मंदिर के किनारे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप लिख दो, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि हर्षद माता का जो मंदिर है वो कौन सी बावड़ी के किनारे है। या आप ऐसे लिख, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हर्षद माता के मंदिर के किनारे राजस्थान की कौन सी बावड़ी स्थित है, तो कौन सी है? आबानेरी की चांद बावड़ी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है? आबानेरी दोसा के अंदर। तो ये थी आबानेरी की चांद बावड़ी की मुख्य बातें जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे राजस्थान की मंदिरों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी है अंधेरे दरवाजे के लिए, राजस्थान की बुलबुलिया बावड़ी, तिसमिल्ला बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर जो है यहाँ पे मुख्य है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मुख्य क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है? आबानेरी की चांद बावड़ी में। हम वही बावड़ियां पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक है साथियों, अगली बावड़ी देखो हमारी। हाँ तो साथियों, अब अगली बावड़ी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो चांद बावड़ी है वो जोधपुर में भी स्थित है। तो आप नोट करके लिख लेना
आप यहाँ पे नोट करके लिख लो कि एक जो दूसरी अन्य बावड़ी है चांद बावड़ी, वो कहां पे है? जोधपुर में है। तो लिखो एक और अन्य चांद बावड़ी जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में है, यहां लिख लो आप। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि एक और चांद बावड़ी कहां पे है? वो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और जो मुख्य चांद बावड़ी है वो कहां पे है? अबानेरी दौसा के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगली हम पढ़ रहे हैं नौलखा बावड़ी। अगली जो हमारी दूसरी सेकंड नंबर की जो हमारी बावड़ी है वह है नौलखा बावड़ी। कौन सी है? नौलखा बावड़ी। देखो नौलखा बावड़ी के बारे में क्या खास बात है। ये जो नौलखा बावड़ी है ये है डूंगरपुर में। कहां पे है? तो यहां पे लिखो डूंगरपुर में। पहली बात तो आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि नौलखा बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो वह डूंगरपुर में। देखो इसकी याद करने के क्या ट्रिक है। नौलखा से क्या हो गया, आप इसे समझो 9 लाख है। क्या है? 9 लाख, 9 लाख रुपए हैं। ये जो आपको पता है जो रुपए है सबसे ज्यादा वो कहां पे निकलते हैं, या आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि 9 लाख जो रुपए हैं एक साथ में इकट्ठे पड़े, और ये आपको कहां पे मिले? डूंगर पे मिले। कहां पे मिले? डूंगर पर। आप इसलिए डूंगर बोलते हैं ना पर्वत को, हमारी जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं डूंगर। आपको 9 लाख रुपए कहां पे मिले? डूंगरपुर में। तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। तो नौलखा बावड़ी कहां पे हो जाएगी? डूंगरपुर में। ऐसे आप ऐसे करके आप इसको याद कर लेना अगर आपको याद नहीं हो रही तो, ठीक है। इसके बारे में क्या खास बात है, देखो इसका जो निर्माण था, ये जो नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण कराया था 1602 में। इसका निर्माण हुआ था, वो था 1602 में। एक डूंगरपुर का शासक था, उसका नाम था आस्करण। डूंगरपुर के शासक का नाम था आस्करण। इसकी पत्नी थी प्रेमल देवी। आस्करण की पत्नी थी, क्या थी? प्रेमल देवी। प्रेमल देवी। तो आस्करण की पत्नी का क्या नाम था? प्रेमल देवी। या आप इस प्रेमल भी मिलता है कई बुक में, कई में आपको प्रेमल भी मिल जाएगा। तो आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी। इसने जो है नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया था। कब करवाया था? ये कराया था 1602 के अंदर। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नौलखा बावड़ी का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने, ठीक है। और नौलखा बावड़ी है कहां पे? तो नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में हो जाएगी। हाँ, तो हमने कौन सी पढ़ ली? नौलखा बावड़ी भी हमने पढ़ ली। इसके बाद में 3 बावड़े मैं आपको बता रहा हूं, उसके बारे में कोई खास बात नहीं, आप याद रख लेना उनके बारे में। मुख्य मुख्य क्या है? एक तो है आपकी हरामखोर बावड़ी। हरामखोर बावड़ी, ठीक। एक आपकी हो गई 4 घोड़ों वाली बावड़ी। 4 घोड़ों वाली बावड़ी, ठीक सर। एक आपकी हो गई चोर बावड़ी। एक आपकी कौन सी हो गई? चोर बावड़ी, ठीक। एक आपकी हो गई मेड़तनी बावड़ी। कौन सी होगी? मेड़तनी बावड़ी। बावड़ी होगी आपकी 4 बावड़ी। इसके बारे में देखो, ये जो हरामखोर बावड़ी है ये कहां पे है? हरामखोर बावड़ी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऐसे सिंपल है, आप लिख लो चित्तौड़गढ़ के अंदर। इनके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनसे तो ऐसे आएगा कि हरामखोर बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में हो गई, ठीक है। 4 घोड़ों वाली बावड़ी ये कहां पे हो गई? ये है जयपुर के अंदर। 4 घोड़ों वाली बावड़ी कहां पे है? जयपुर के अंदर, ठीक है। चोर बावड़ी आपकी हो गई उदयपुर में। चोर बावड़ी कहां पे हो गई? उदयपुर में। और मेड़तनी बावड़ी कहां पे है? झुंझुनू में। मेड़तनी बावड़ी कहां पे है? झुंझुनू में। तो ये जो मुख्य बावड़ी है ये मेड़तनी बावड़ी है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि राजस्थान में मेड़तनी बावड़ी कहां पे है? झुंझुनू में। देखो इसको याद करने की मैं आपको, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लो, जो हरामखोर जो आदमी है, एक आदमी जो है वो क्या बोलते हैं ना, हरामखोर आदमी, वो कहां पे चला गया था? चित्तौड़गढ़ में चला गया था, ठीक है। हरामखोर कहां गया था? चित्तौड़गढ़ में गया था। या आप ऐसे समझ लो कि राजस्थान के इतिहास के अंदर सर्वाधिक साक्य हुए थे। राजस्थान के इतिहास में जो सर्वाधिक साक्य हुए थे वो कहां पे हुए थे? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए थे। तो सबसे ज्यादा जो हरामखोरी हुई थी, सबसे ज्यादा जो आप ऐसे बोल सकते हो कि जिन लोगों के साथ में ज्यादती हुई थी, हरामखोरी हुई थी, वो कहां के लोगों के साथ में हुई थी? चित्तौड़गढ़ के लोगों के साथ में। तो आप यहाँ पे ऐसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हरामखोर बावड़ी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है।
देखो चित्तौड़गढ़ के लोगों के साथ में सबसे गलत हुआ था इतिहास के अंदर, तो आप ऐसे लिख लो कि सबसे ज्यादा जो ज्यादती हुई थी, हरामखोरों ने जो ज्यादती की थी वो कहाँ पे की थी, चित्तौड़गढ़ के लोगों के साथ में की थी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगले देखो, 4 घोड़ों वाली बावड़ी, ये कहाँ पे, जयपुर में। इसको याद करने का तरीका क्या है कि सर्वाधिक जो घोड़े हैं, सर्वाधिक घोड़े हैं, अभी भी आप देखोगे कि जो सर्वाधिक घोड़े हैं वो आपको, अगर आप गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर यहाँ पे जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको गणगौर में भी सर्वाधिक घोड़े कहाँ पे, जयपुर में देखने को मिलेंगे। और पहले भी जो राजस्थान के अंदर जो इतिहास है, कच्छा वंश का जो आप इतिहास पढ़ोगे तो आप इसे बताने के लिए, याद करने के लिए आप इसको याद कर लो कि सर्वाधिक जो घोड़े थे वो आपके जयपुर के कच्छाओं के पास में थे। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लो कि 4 घोड़े वाली बावड़ी कहाँ पे हो गई आपकी, जयपुर में। जो जयपुर के लोग हैं उनके पास में सर्वाधिक घोड़े, ऐसे याद रखो आप। अगर देखो चोर बावड़ी, चोर बावड़ी कहाँ पे हो गई, उदयपुर में। चोर बावड़ी कहाँ पे हो गई, उदयपुर में। ठीक है, इसका याद करने के क्या है कि जो 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 लोग चोरी करते हैं, जो चोर चोरी करता है उसका कभी उदय नहीं होता। उदय का मतलब है विस्तार और नहीं होता, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो आप इसे इसको याद कर लो कि जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं उनका कभी उदय नहीं हो सकता, कभी विस्तार नहीं हो सकता, वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लो कि चोर बावड़ी कहाँ पे है, उदयपुर में है। मेड़कनी बावड़ी कहाँ पे है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है लगभग 3 से 4 बार कि मेड़कनी बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो मेड़कनी बावड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, ये शेखावटी का एक जिला है। ठीक है, अब अगला देखो। हाँ तो देखिए, ये जो हमने हमारी जो 4 बावड़ी हमने पढ़ी थी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगली बावड़ी है, तो कितनी बावड़ी है, 4 और 2 6। 7वीं जो बावड़ी थी हमारी वो कौन सी है, देखो 7वीं बावड़ी में यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी। अगला देखो, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गुलाब बावड़ी, गुलाब बावड़ी। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे 9वां नंबर की हमारी जो बावड़ी है वो रहने वाली है, आप सावन भादो को पढ़ लेते हैं पहले। सावन भादो की बावड़ी, सावन भादो बावड़ी पढ़ लेते हैं। थोड़ा रानी जी की बावड़ी, रानी जी की, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये जो बावड़ियां हैं, एक चट्टान बावड़ी, गुलाब बावड़ी, सावन भादो की बावड़ी और रानी जी की बावड़ी, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक चट्टान बावड़ी के बारे में। ये जो एक चट्टान बावड़ी है, यानी ये है हमारे जोधपुर के अंदर, कौन से, जोधपुर जिले के अंदर ये है एक चट्टान बावड़ी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको याद करने के जो है, कैसे याद करोगे कि जो एक चट्टान है, चट्टान जो है एक चट्टान के रूप में था जोधपुर, आज भी ऐसे जोधपुर जिला है जो राजस्थान के एक चट्टान के रूप में कार्य करता है। राजस्थान में एक चट्टान के रूप में कार्य करता है, मतलब एक स्तंभ बोल सकते हो आप राजस्थान का, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है राजस्थान का। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो एक चट्टान है, जोधपुर राजस्थान में एक चट्टान के भांति कार्य करता है। तो एक चट्टान बावड़ी कहाँ पे हो गई आपकी, जोधपुर में हो गई। ठीक है, अगला देखो गुलाब बावड़ी। गुलाब बावड़ी कहाँ पे है, गुलाब बावड़ी के बारे में थोड़ा तथ्य भी है, वो भी आप जान लो। गुलाब जो बावड़ी है ये भी जोधपुर में है। गुलाब बावड़ी कहाँ पे है, ये भी जोधपुर में है। इसके बारे में क्या है, देखो गुलाब बावड़ी है, इसका निर्माण कराया था गुलाब राय ने। इसका निर्माण कराया था गुलाब राय ने, गुलाब राय। एक क्वेश्चन यहां से बना कि राजस्थान की नूरजहां, राजस्थान की नूरजहां किसे कहा जाता था, तो गुलाब राय को राजस्थान की नूरजहां कहा जाता था। ठीक है, अगला देखो, इसके पति का नाम क्या था, विजय सिंह। इसके पति का नाम था विजय सिंह। ये कहां के शासक थे, जोधपुर के, जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। इनको जहांगीर का नमूना कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर का नमूना राजस्थान के कौन से शासक को कहा जाता था, तो विजय सिंह को कहा जाता था। आप यहाँ पे लिख लो जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना। और इस विजय सिंह की जो हत्या करवाई थी, ये करवाई थी अप्पाजी सिंधिया ने, अप्पाजी सिंधिया। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, अप्पाजी सिंधिया। कितना डीपली पूछता नहीं, लेकिन आपको अगर थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो गुलाब, ये इसके बारे में है कि गुलाब बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, गुलाब राय ने करवाया था, जिसको राजस्थान की नूरजहां कहते हैं, राजस्थान की नूरजहां कहते हैं, आप लिख लेना। अब देखो अगली सावन भादो की बावड़ी, कौन सी बावड़ी हो गई हमारी, सावन भादो की बावड़ी। सावन भादो की बावड़ी कहां पे है, बीकानेर में,
कहां पे हो गई? बीकानेर में। याद करने का तरीका, हम राजस्थान के बीकानेर जिले की देशनोक में जाते हैं, वहां पे है प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान का, करणी माता का मंदिर। राजस्थान की देशनोक में कहा है? देशनोक कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर में कौन सी माता का मंदिर है? करणी माता का मंदिर है, करणी माता मंदिर। ठीक है, करणी माता के मंदिर में द्वार जो है, प्रवेश द्वार, वहां पे दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां पड़ी है, उनका नाम भी क्या है? सावन भादो की कढ़ाइयां। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि सावन भादो की कढ़ाइयां कहां पे है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देशनोक बीकानेर। तो उसी से आप याद रख लो कि सावन भादो की जो बावड़ी है ये भी कहां पे है? ये भी बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी मैंने पीछे ट्रिक के माध्यम से आपको बता भी दिया था, बूंदी में है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहां पे है? तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बूंदी जिले के अंदर रानी जी की बावड़ी है। इसके बारे में क्या खास है? इसके बारे में यह खास बात है कि इसका जो निर्माण था वो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बस ये आप थोड़ा ध्यान रखना, इसका जो निर्माण था वो अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी कहां पे हो गई? बूंदी में हो गई। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब अगली हमारी जो बावड़ी है वो कौन सी है, वो कौन सी रहने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाम। देखो, अगली नंबर आप अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, देखो अगली जो हमारी एक होगी हमारी घी तेल बावड़ी। कौन सी बावड़ी होगी? घी तेल बावड़ी। ठीक, एक हमारी हो गई, मैं अभी बट्टाडू का कुआं, बट्टाडू का कुआं। एक हमारा है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो घी तेल बावड़ी है ये, तो इसके बारे में कुछ नहीं ज्यादा, ये आप सीधे लिख दो कि घी तेल बावड़ी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो घी तेल बावड़ी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में अंदर। आप सीधा सीधा इसको याद रखना कि घी और तेल कहां पे मिलता है? आपको चित्तौड़गढ़ जाना पड़ेगा। घी और तेल लेने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? चित्तौड़गढ़ जाना पड़ेगा। तो आप इसे याद रखना, घी तेल बावड़ी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? बट्टाडू का कुआं और चांदन का नलकूप। चांदन नलकूप, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है दोनों भी। तो आप इसको देखते हैं। सबसे पहले बट्टाडू का कुआं, बट्टाडू का कुआं और है चांदन नलकूप। देखो, बट्टाडू का कुआं है, इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। बट्टाडू के कुआं को क्या बोलते हैं? पहले तो देखो बट्टाडू का कुआं है कहां पे? बट्टाडू का कुआं है बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर में। ये थोड़ा ध्यान रखना, बट्टाडू का कुआं है बाड़मेर में। याद कैसे करोगे? बैस से बट्टाडू, बैस से बाड़मेर। याद करने का तरीका क्या होगा? बैस से बट्टाडू, बैस से बाड़मेर। तो ये इसका जिले का नाम तो हमें याद हो जाएगा कि बट्टाडू का कुआं कहां पे हो गया? बाड़मेर में हो गया। अब देखो अगला, इसके बारे में मुख्य मुख्य तथ्य। इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। क्या किसको बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल। तो आप लिख लो रेगिस्तान का जल महल। किसको बोलते हैं? बट्टाडू का कुआं। बट्टाडू के कुआं को राजस्थान में रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है? बट्टाडू का कुआं। कहां पे है? बाड़मेर में। ठीक है, अब देखो अगला, चांदन नलकूप। क्या हो गया हमारा? चांदन नलकूप। ये कहां पे है? ये जो चांदन नलकूप है ये आपके जैसलमेर जिले में है। कहां पे है? जैसलमेर में। ठीक है, ये तो हमने याद कर लिया, जैसलमेर में है। अब इसे सर इसको याद कैसे करें? ठीक है, चांदन नलकूप तो हो गया जैसलमेर में। इसको क्या बोलते हैं? इसको देखो याद करने का तरीका क्या है। नलकूप क्या है? नलकूप से क्या बोलते हैं? नलकूप जो आप बोलते हैं ना नलकूप, या आप उसको हेडपंप बोलते हैं। पानी भरने वाला होता है उसको नलकूप बोलते हैं हम। तो पानी भरने वाले से क्या भरते हैं हम? गड्ढा भरते हैं। पानी भरने वाले से क्या भरते हैं? गड्ढा भरते हैं। तो इसको बोलते हैं थार का गड्ढा। क्या बोलते हैं? थार का गड्ढा। कैसे याद करोगे? नलकूप से हम क्या भरेंगे? हम गड्ढा भरेंगे। नलकूप से हम क्या भरेंगे? गड्ढा भरेंगे। तो थार का गड्ढा किसको बोलते हैं? वो तो बोलते हैं चांदन नलकूप को। और रेगिस्तान का जल महल किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं बट्टाडू का कुआं का। तो इन दोनों में काफी कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स के। बट्टाडू का
कुआं और चांदन नलकूप में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है, काफी कंफ्यूज आती है, इसलिए मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि कुआं बटाणु से बाड़मेर होगा, इसको तो जलमहल बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, जलमहल। तो इसको आप याद रखो, नलकूप से क्या हो गया, नलकूप से हम क्या भरते हैं, गड्ढा भरते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखना, ये चांदन जो नलकूप है वो कहाँ पे है हमारा, जैसलमेर में, उसको थार का गड्ढा बोलते हैं। ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। देखो अगली बावड़ी हमें पढ़ेंगे, अगली बावड़ी हमारी कौन सी रहने वाली है, तो अगली बावड़ी हमारी रहने वाली है, एक तो हमारी रत्ना बावड़ी, एक कौन सी बावड़ी हो गई, रत्ना बावड़ी, रत्ना बावड़ी, एक हो गई खातन बावड़ी, कौन सी हो गई, खातन बावड़ी। रत्ना बावड़ी और खातन बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है, तो यह है चित्तौड़गढ़ में। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना, दोनों बावड़ी है चित्तौड़ में, इसके बारे में भी आप चित्तौड़गढ़ में, ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि रत्ना बावड़ी और खातन बावड़ी कहां पे है, तो रत्ना और खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। अब देखो अगला, और वो जो मैंने बताया था रानी जी की बावड़ी के बारे में, जो मैंने बताया था बूंदी के अंदर, उसका निर्माण मैंने बताया था अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह जो मैंने नाम बताया था, अनिरुद्ध सिंह की जो पत्नी थी वो मैंने आपको बताना भूल गया मैं, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी लाडगौर नथावती, इसकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, क्या था, क्या नाम था, लाडकंवर, लाडकंवर नथावती, इसको नथावती भी बोलते थे, लाडकंवर नथावती इसका नाम था। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना था, मैं इसकी वाइफ का नाम बताना आपको भूल गया था। इसकी जो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाडकंवर नथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो कई बार तो आप अनिरुद्ध सिंह का नाम देखने को मिलता है आपको, और कई बार आपको लाडगंवर नथावती का, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको ये भी नाम बता दूं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगली बावड़ी हमारी कौन सी रहने वाली, अगली बावड़ी में पड़ेगी गोसुंडी की बावड़ी, कौन सी बावड़ी है, गोसुंडी बावड़ी, ठीक है, गोसुंडी बावड़ी, ठीक। ये भी कहां पे है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, ये भी कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। अब देखो ये इंपोर्टेंट बावड़ी है, गोसुंडी बावड़ी जो है ये इंपोर्टेंट बावड़ी है, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो हाई लेवल के एग्जाम है, यहां से भी इस बावड़ी से क्वेश्चन बनते हैं, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि राजस्थान में जो है गोसुंडी बावड़ी कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में है, तो ध्यान देना अच्छे से। अब देखो इसके बारे में क्या खास बात है, आपको जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा उसके अंदर आप एक पढ़ेंगे, एक तो मेवाड़ का शासक था कुंभा, राणा कुंभा, यहाँ पे इसको इनके आगे लगता था राणा, एक था मारवाड़ का राव जोधा, राव जोधा, ठीक है। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उनके आगे राव लगता था, और कुंभा के आगे जो मेवाड़ के जो थे सिसोदा वंश के थे, एक मेवाड़ में गोइल वंश था, एक सिसोदा वंश था, तो सिसोदे वंश के आगे नाम लिखा था राणा। इनके बारे में डिटेल से मैं आपको जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको आराम से बताऊंगा डिटेल से। अब देखो कुंभा और राणा जोधा के मध्य एक संधि होती है, कुंभा और राणा जोधा के मध्य एक संधि होती है, उसका नाम था आवल बावल की संधि। क्या नाम था, सॉरी, आवल बावल की संधि, ठीक है, आवल बावल की संधि। वैसे इसको कई बार बावल भी बोलते हैं, ये भी नाम लिखा हुआ है। तो आवल बावल की संधि थी, कब हुई थी, 1453 में। ये कब हुई थी संधि, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि राजस्थान में आवल बावल की संधि कब हुई थी, तो 1453 में हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी, मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य हुई थी, ठीक है। ये संधि कराने वाली कौन थी, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ये थी हंसाबाई, हंसाबाई। ये हंसाबाई कौन थी, ये हंसाबाई थी राणा कुंभा की दादी, हंसाबाई राणा कुंभा की तो दादी थी, और ये थी राव जोधा की बुआ, राव जोधा की बुआ, ठीक है। राव जोधा की तो बुआ थी हंसाबाई, और राणा कुंभा की कौन सी थी, कौन थी, दादी थी, ठीक है। इनके मध्य आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि क्या है, मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं थी उनका निर्धारण हुआ था, ठीक है। अब देखो अगला, इस संधि के तहत क्या हुआ था, वो ये जो डिटेल की बातें हैं वो तो मैं आपको जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर मुख्य ये हुआ था कि इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण तो हो गया। क्या हो गया, एक तो मेवाड़ और मारवाड़ इनकी जो सीमाओं का निर्धारण तो हो गया, ठीक है। एक तो मुख्य काम यह हुआ,
अगर आपको कोई पूछ ले कि इसके अंदर मुख्य काम क्या हुआ, एक तो मुख्य काम ये हुआ, एक मुख्य काम ये हुआ कि जो राणा कुंभा था उसके एक पुत्र था रायमल। राणा कुंभा के पुत्र का नाम क्या था? रायमल। ठीक है, एक तो था राणा कुंभा के तो पुत्र था रायमल, और राव जोधा की पुत्री थी, उसका नाम था श्रृंगार कंवर। उसका नाम क्या था? श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर। ठीक है, राव जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार कंवर और राणा कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल। इन दोनों का विवाह होता है। इन दोनों का क्या होता है? इस संधि के तहत होता है विवाह। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है कि आवल बावल की संधि के तहत किसका विवाह हुआ था? तो किसका विवाह था? रायमल का विवाह हुआ था। किसके साथ में हुआ था? श्रृंगार देवी के साथ में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा यह गया था कि जो श्रृंगार देवी थी, गोसुंडी बावड़ी का जो निर्माण करवाया था, वो राजस्थान के किस शासक की पुत्र वधू थी? क्वेश्चन देखना आप कैसे, कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की जो गोसुंडी बावड़ी है, राजस्थान की गोसुंडी बावड़ी का जो निर्माण करवाया था, वो रानी राजस्थान के कौन से शासक की पुत्र वधू है? समझ रहे हो आप? तो इसका आंसर क्या होगा? राव जोधा भी ऑप्शन में था, तो कई ने राव जोधा जो है लगा के आए थे, और आप में से अगर आपको ध्यान ना हो तो आप राव जोधा लगाएंगे, जो आपका क्या हो जाएगा? गलत है। पुत्र वधू किसकी थी? वो थी राणा कुंभा की। ठीक है, और ये थी इसकी बेटी। ये बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बावड़ी है, तभी मैंने बोल रहा हूं कि जो SI RAS के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बावड़ी है। यहाँ से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि राजस्थान के कौन से शासक का जो विवाह था आवल बावल की संधि के तहत हुआ था? तो वो आया था मेवाड़ के रायमल का। मेवाड़ के रायमल का जो विवाह हुआ था वो आवल बावल की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, आवल बावल की जो संधि थी वो किसने करवाई थी? तो हंसाबाई ने करवाई थी। कब हुई थी? 1453 में। तो ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि भी है, और ये बावड़ी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए मैंने आपको अलग से इतना समझाया है। तो ठीक है, तो अब आपको कोई पूछ ले कि जो गोसुंडी बावड़ी है वो है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। उसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण करवाया था रायमल की जो है वाइफ थी श्रृंगार कंवर। रायमल की वाइफ थी श्रृंगार कंवर, इसने निर्माण करवाया था। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बता दी कि किसकी पुत्री थी? राव जोधा की पुत्री थी, और पुत्र वधू किसकी थी? तो राणा कुंभा की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसके बारे में आप ध्यान में रखना। अगला हमने जो गोसुंडी बावड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको कि राजस्थान की अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गोसुंडी बावड़ी के बारे में अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। एग्जामिनर गोसुंडी की बावड़ी से कहीं से भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। ठीक है, अब देखो अगली बावड़ी कौन सी है। अगली हम बावड़ी पढ़ेंगे रानी जी का कुआं। किसका? रानी जी का कुआं। ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। रानी जी का कुआं, ठीक है, भिक्खा जी की बावड़ी, भिक्खा जी की बावड़ी, ठीक, और रानी जी की कुआं, भिक्खा जी की बावड़ी, लंबी बावड़ी, लंबी बावड़ी, और रानीसर पद्मसर तालाब, रानीसर पद्मसर तालाब। बावड़ी लिख लो आप, तालाब लिख लो आप, तालाब लिख लो आप। ठीक, ये चार बावड़ी मैं आपको और बता रहा हूं मैं आपको क्या क्या। देखो देखना, रानी जी का जो कुआं है, देखो एक तो मैंने बताया रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी तो कौन सी थी? अनिरुद्ध सिंह की जो वाइफ थी लाडगम नथावती, जिसने निर्माण करवाया था। एक तो वो तो हो गई बूंदी में। एक आपको पूछ ले कि रानी जी का कुआं कहां पे है, तो ये होगा अलवर में। ये कहां पे हो गया? अलवर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे रानी जी का कुआं आता है और उनका याद किया हुआ है कि रानी जी की बावड़ी, वो ऐसे करके बूंदी टिक लगा देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवर होगा। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखना। एक है भिक्खा जी की बावड़ी। भिक्खा जी की बावड़ी कहाँ पे है? हमारी अजमेर में। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। एक है लंबी बावड़ी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में लंबी बावड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में लंबी बावड़ी कहाँ पे है? तो ये आपकी हो गई धौलपुर में। लंबी बावड़ी कहाँ पे हो गई? धौलपुर में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। लंबी बावड़ी कहाँ पे है? धौलपुर में। अगला देखो, रानीसर पद्मसर तालाब कहाँ पे है? यहाँ है जोधपुर में। रानीसर पद्मसर का तालाब कौन से है? जोधपुर में। तो जोधपुर में भी कहाँ पे है? जो मेहरानगढ़ का किला है वहां पे है। कहाँ पे? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ फोर्ट में है। मेहरानगढ़ किले के अंदर रानीसर पद्मसर तालाब बना हुआ है जोधपुर के अंदर। ठीक है, मतलब देखो अब हमारी अगली बावड़ी कौन सी रहने वाली है?
वो देखो आप। एक तो आपकी हो गई दूध बावड़ी, एक हो गई दूध बावड़ी, एक हो गई पर्चा बावड़ी, पर्चा बावड़ी, और एक आपकी होगी रुक्मणी बावड़ी। कौन सी बावड़ी होगी? रुक्मणी बावड़ी। इसके बारे में आप देखो थोड़ा। दूध बावड़ी कहां पे है? दूध बावड़ी आपकी हो गई सिरोही के अंदर। क्या पे हो गई? सिरोही। तो दूध आप लिख लो माउंट आबू सिरोही। कहां पे है? इधर माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है, दूध बावड़ी आपकी। पर्चा बावड़ी क्या हो गई? जैसलमेर में। पर्चा बावड़ी कहां पे है? जैसलमेर में। कैसे याद करोगे कि जो रामदेव जी का मंदिर है कहां पे है? रोड़ीसा, जैसलमेर में। तो रामदेव जी पर्चा के कौन से लोक देवता ने दिए थे? रामदेव जी ने दिए। तो आप पर्चा से आप लिख दो पर्चा बावड़ी कहां पे है? जैसलमेर में है। ठीक है, अगला देखो रुक्मणी बावड़ी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। एक मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह, एक मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। ये भी कहां पे है? चित्तौड़ में। इसको चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ के शासक थे एक तेज सिंह, तेज सिंह। इनकी वाइफ थी रुक्मणी, इनकी वाइफ थी रुक्मणी। तो मेवाड़ के शासक तेज सिंह थे, इनकी वाइफ थी रुक्मणी। इन्होंने मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर रुक्मणी बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? रुक्मणी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रुक्मणी बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो किसकी वाइफ थी? वो किसकी वाइफ थी? मेवाड़ के कौन से शासक की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उन्होंने रुक्मणी बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं घुमाए हुए क्वेश्चन, वो बड़ी लेवल के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वो कौन से शासक थे? तेज सिंह थे। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। हाँ, तो देखो अब अगली बावड़ी पढ़ेंगे हम। देखो अभी मैंने क्या बताया था? रुक्मणी बावड़ी। कौन सी बावड़ी बताया था? रुक्मणी बावड़ी। रुक्मणी बावड़ी के बारे में जो मैंने बताया था, वहां पे कोई कोई बुक में आपको वहां पे रुक्मणी, जो इसकी वाइफ नाम था रुक्मणी, कई कई किताबों में आपको यहाँ पे इसका नाम रुग्गा देवी भी मिलेगा। कौन सा? रुग्गा देवी। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, रुक्मणी या रुग्गा देवी। इसने अपने नाम पे बावड़ी का निर्माण करवाया था, रुक्मणी बावड़ी, रुक्मणी। तो आपको रुग्गा देवी भी मिल सकता है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। ज्यादातर किताबों में आपको रुग्गा देवी भी मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तेज सिंह की पत्नी कौन थी? रुग्गा देवी, या इसका दूसरा नाम था रुक्मणी। तो इसने अपने नाम पे रुक्मणी बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। अब देखो इसके बाद में जो बावड़ी रहने वाली है, जो हमारी अंतिम बावड़ियां कौन कौन सी है वो हम पढ़ लेते हैं। एक हमारी बावड़ी है, अभी मैंने बताया पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पे है? आमेर में। ठीक है, एक देखो पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पे है? आमेर में। ठीक है, और कैसे याद करोगे कि जो आमेर का फोर्ट है वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति रहती है? तो मीणा जनजाति रहती है। ऐसे करके आप इसको याद लग लेना। अगला देखो, अगली हमारी बावड़ी है एक टोडा, वो बावड़ी है टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह टोंक। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर एक बावड़ी है, वो कौन सी है? हाड़ी रानी की बावड़ी। क्या है? हाड़ी रानी की बावड़ी। उस बावड़ी का नाम क्या है? टोडा राय सिंह टोंक में बावड़ी है, इसका नाम है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पे है? तो टोडा राय सिंह टोंक में। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि टोडा राय सिंह टोंक में निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी है? तो है हाड़ी रानी की बावड़ी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। और ये आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो टोडा राय सिंह जो टोंक है, ये ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना इसके बारे में। हाँ, तो अगली जो हमारी बावड़ी रहने वाली है वो अंतिम बावड़ी है आज की। 2 बावड़ी में बता रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद में हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। देखो कौन कौन सी बावड़ी है। एक तो हमारी बावड़ी हो गई, एक तो हमारी निमराना बावड़ी। इन बावड़ियों के बारे में मैंने आपको पहले बता भी दिया था, और देख लो निमराना बावड़ी। ठीक है, एक बावड़ी है हमारी लवाण बावड़ी, लवाण बावड़ी। निमराना बावड़ी और
लवाण बावड़ी, तो ये भी आप थोड़ा देख लो। ये जो निमराना बावड़ी है ये कहाँ पे है? अलवर में। मैंने आपको बता दिया था पीछे की क्लास में, ये कहाँ पे है? अलवर में। इस बावड़ी पे जो है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 2017 में तो क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। ये थोड़ा याद रखना। इस बावड़ी को मैं फिर से क्यों बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। 29 दिसंबर 2017 को तो इस बावड़ी पे डाक टिकट जारी हुआ था, और सन 2018 में इस बावड़ी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट कुछ बावड़ी है, ध्यान रखना कि जो डाक टिकट कब जारी किया था, वो 29 दिसंबर 2017 को किया था। ठीक है, इस बावड़ी पे। और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कब किया गया था? 2018 में। ये कहाँ पे है? आपके निमराना अलवर में है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो निमराना हो गया है, पहले भी मैंने जो बताया जिले कि यहाँ से नए जिले बनने के बाद में ये चेंज हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो नए जिले हैं उनका जो है, नए जिलों का अभी कोई भरोसा नहीं है, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपको पता है कि नई सरकार आ गई है, क्या पता नए जिलों के वापस रद्द भी कर दे, वापस छानबीन चल रही है सरकार के द्वारा। तो इसलिए हम जो पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पुराना जो जीके है हमारा, उसी के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। नए जिलों के अपडेट अगर इस सरकार के द्वारा कंफर्म कर दिए गए, अगर आपको पता है 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी, आपने देखा भी होगा नए जिलों को लेकर, तो अगर इस सरकार के द्वारा कंफर्म कर देंगे अगर कि ये जिले हम नए जिले बनाएंगे, इसकी अधिसूचना अगर फिर से जारी कर दी, ठीक है, तो उस अधिसूचना जारी होने के बाद में भी एक बार तो नया आपको जो है नया जीके देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? अभी कोई ऑथेंटिक गाइड नहीं मिली है, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे और किसी बच्चे ने रेट लगा दिया, तो क्या करेगा एग्जामिनर? जवाब नहीं है उसके बाद में बच्चों को देने के लिए। तो अगर कोई ऑथेंटिक गाइड आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में ही हम नया जीके जो है हमारा वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारा जो पुराना जीके है हमारे वही काम में आएगा। ठीक है, एग्जामिनर भी नया जीके नहीं पूछेगा। अगर गवर्नमेंट किसी एजेंसी को एग्जाम कराने के लिए सौंपती है, तो जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई विवादित प्रश्न ना दे, ऐसा कोई विवादित प्रश्न नहीं देना चाहता है जिससे आगे जाके रिट लगाए बच्चे। और जब रिट लगती है ना, तो जो गवर्नमेंट है वो एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछती है कि जो आपने ये क्यों किया, ठीक है, उससे सवाल जवाब गवर्नमेंट पूछती है और उसको जवाब देना पड़ता है। इसलिए एग्जामिनर कभी भी विवादित क्वेश्चन डालने की कोशिश नहीं करता। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। जिन बच्चों के क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि जो ये जगह तो चेंज होके उस जिले में आ गई, तो अभी उसका कोई भरोसा नहीं। फिर से आपको बता रहा हूं मैं, नई गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जो पुराना वाला जीके है वही अभी जो लगभग साल भर के अंदर जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर यही जीके आने वाला है, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग से जो है निकाल देना। अब देखो लवाना बावड़ी कहाँ पे है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और लवाना जो बावड़ी है वो कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये है दौसा के अंदर। कहाँ पे है? दौसा के अंदर। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है डाकणिया बावड़ी। कौन सी है? डाकणिया बावड़ी। तो आपको पूछ ले कि राजस्थान में कौन सी बावड़ी को डाकणिया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या हो गया? लवाना बावड़ी, ठीक है। या आपको पूछ ले कि डाकणिया बावड़ी राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है, तो वह दौसा में। तो ऐसे करके हमने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण जो बावड़ियां थी उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो जिन बच्चों की अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। एकदम अच्छी क्लास है। बावड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट जो थी वो मैंने आपको अलग क्लास लेके 2 क्लास से पीछे हमारी है बावड़ियों के बारे में, वो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है, तो वो भी आप देख लेना। तो ठीक है साथियों। और एक विशेष सूचना ये है कि अगर जो नए बच्चे उनको नहीं पता है इन बावड़ियों के बारे में, जो हमारी क्यूज होगी वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है विजय जीके हब। क्या नाम है? विजय जीके हब। हमारे टेलीग्राम चैनल विजय जीके हब में आप जाके लगातार उसमें क्यूज होती रहती है, राजस्थान जीके की और जनरल साइंस की क्यूज होती रहती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है उनकी डिटेल भी उसमें आती रहती है, अपडेट आती रहती है। और इस
चैनल की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, अगर आप इस क्लास से आपको फायदा हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन सीखने को मिले हैं, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।